चेक कर लो। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/8। इंप्रूव करना था तो कर लिया होगा सिंपली आपने। ए एम एच एम लगा दो उसमें। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है बच्चों? हेलो?
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? नहीं देखो, आता भी है ना बीच में, नो सर नो सर। हेलो, आ रही है? स्क्रीन को डालो। हेलो, तो ये एम एच एम लगा दिया बस हमने। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा मेरे हिसाब से ना। दिस विल कम आउट टू बी 2। ये 2 आ जाएगा। तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, उनको ऐड करूंगा 2 टाइम्स ऑफ, क्या आ जाएगा? इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर विल बिकम 2। तो 3/2 आ जाएगा ये। बस इस 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/2 आ जाएगा, और 9/2 आ जाएगा। तो यही प्रूव करना था हमें कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/2। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। तो एक तो ये था हमारे पास, है ना। एम एच एम लगा दिया, मतलब हमने, मतलब हमें देखना पड़ता है भाई नंबर ऐड हो रहे थे तो अरिथमेटिक मीन तो लगा दिया हमने। अब जीएम लगाएं कि हार्मोनिक मीन लगाएं? अगर मल्टीप्लाई करने पर कुछ एक्सप्रेशन अच्छा आ रहा होता, कांस्टेंट आ रहा होता, तो मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन उनका रेसिप्रोकल का सम निकालना था। तो इसके लिए रेसिप्रोकल का सम निकालना आसान था, वो कन्वीनियंट आ रहा था, इसलिए हमने एच एम अप्लाई किया ना। एक सवाल मैंने और दिया था आपको, इफ एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन 0 एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 रूट 2 एक्स वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना था ना। तो इसमें क्या है, अभी तो क्या है, हम एम जी एम पढ़ रहे हैं ना, हेडिंग डाल रखा है हमने, उन्हीं का यूज करके सवाल कर रहे हैं। तो अभी तो क्या है, हमारे माइंड में रहेगा कि भाई कहीं ना कहीं इसका उसका आंसर निकालने के लिए हम ए एम जी एम का यूज कर सकते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब ये सवाल एग्जाम में आएगा हमारे ना। हमें एग्जाम देना है 22 के अंदर, और तब तक हमें ये थोड़ी याद रहेगा भाई ए एम जी एम में सवाल कराया गया था इसलिए ए एम जी एम में आएगा ना। तो जब एग्जाम में आएगा तो हमारे माइंड में ए एम जी एम भी आ सकता है, प्रैक्टिस करते करते मैच्योर हो चुके होंगे तुम, या हमारे माइंड में ये भी आ सकता है भाई वैल्यू पूछी है उन्होंने, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू निकालने का मतलब ये हो गया, हो सकता है हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इससे एक्स को कैलकुलेट कर पाए, वाई को भी कैलकुलेट कर पाए, या हो सकता है यहां से हम इस तरह से आगे प्रोसीड करें कि एक्स इंटू वाई को कैलकुलेट कर लें। ये भी हमारे माइंड में आ सकता है ना। तो दोनों अप्रोचेस देखेंगे, हम इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई निकालने के बारे में भी सोचेंगे, या हम ए एम जी एम का यूज करने के बारे में भी सोचेंगे ना। तो पहले हम देखते हैं भाई, अब अगर मैं इक्वेशन सोल्व करना चाहूंगा, मैं इसको सोल्व करके एक्स और वाई को अलग अलग अगर निकालना चाहूंगा, तो प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल दो हैं और इक्वेशन एक ही है। अगर दो वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो तो फिर सोल्व करना आसान होता है, कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए। लेकिन हमारे पास वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशन कम है, तो कई बार ऐसा होता भी है कि वेरिएबल ज्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होती है, तब भी उससे काम चलाने की कोशिश करते हैं अपने ना। तो हम देखते हैं यहाँ कैसे आगे प्रोसीड करेंगे ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ हो कि एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मान लो ऐसा लिखा हो, इफ एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो लगेगा भाई वेरिएबल दो है, इक्वेशन लेकिन एक ही है, तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने पूछा है तो निकलेगा इसका मतलब। अगर वो उन्होंने इक्वेशन एक ही दी है और एक्स को भी पूछा है वाई को भी पूछा है, तो उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया होगा सवाल को कि उसको देखकर उसको सोल्व करके मैं एक्स भी निकाल सकूं और वाई भी निकाल सकूं। अब देखो ध्यान से देखो, आप एक्स स्क्वायर दिख रहा है, माइनस का 2x दिख रहा है, इनको एक्सा लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस फिर वाई स्क्वायर भी है और प्लस 4y भी है ना। तो हम देख रहे हैं अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना दें, उस 5 को मैंने ब्रेक कर दिया, उस 5 को लिखा मैंने 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इस तरह मैनिपुलेट किया उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इससे बनेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर यहां से देखें वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, नाउ दिस कैन बी रिटन एज y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर x और y रियल नंबर है, अगर x रियल नंबर है y भी रियल नंबर है, तो रियल में से 1 को माइनस करूंगा रियल ही आएगा, और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो ये नॉन नेगेटिव है और ये भी क्या है, ये भी नॉन नेगेटिव है। और हम चाहते हैं भाई दो नॉन नेगेटिव नंबर हैं, उनका सम 0 के बराबर आ जाए। तो जब दो नंबर का सम 0 कब आ सकता है, तो एक पॉजिटिव हो और एक उनमें नेगेटिव हो।
क्या उन दोनों का सम जीरो कब आएगा? जब दोनों जीरो के बराबर हो, क्योंकि इनमें से किसी एक का भी नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई नेगेटिव नहीं हो सकता तो सम जीरो कैसे आएगा, है ना? यानी हम चाहते हैं ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, इनका सम जीरो आ जाए, तो इसको भी जीरो करना पड़ेगा, इसको भी जीरो करना पड़ेगा। अब ये जीरो कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 1, एंड सिर्फ इसको जीरो करने से ही हमारा काम नहीं चलेगा ना, इसको भी जीरो करना पड़ेगा, एंड और y प्लस टू बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया, y प्लस टू बराबर जीरो। तो यहां से वेरिएबल दो थे, इक्वेशन एक थी, हम x भी निकाल पाए और y भी निकाल पाए, x बराबर 1 आ गया, y बराबर -2 आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल ज्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होती है, तो कुछ न कुछ ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बराबर बना के हम इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अप्रोच यहाँ लगाएंगे हम। हमारे माइंड में चल रहा हो सकता है अभी इसको सोल्व करके मैं x निकाल लूं, या मैं y निकाल लूं, या हो सकता है x इंटू वाई आ जाए, और x इंटू वाई आ जाएगा, या x और y अलग अलग आ जाएंगे, तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब देखो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसको मैंने ऐसे लिख लिया x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस 4 रूट 2 xy, इसको मैंने इंटरचेंज कर लिया, इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख लिया इस इक्वेशन को। अब सिंस ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और हम चाहते हैं भाई पूरा एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो एक तो मैंने ये ऐड कर दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड अपनी मर्जी से किया है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको ना। अब बाकी जो लिखा हुआ था 4 तो लिखा हुआ ही था, तो 4 को मैंने 4 लिख दिया, और -4 रूट 2 xy को -4 रूट 2 xy लिख दिया, बराबर जीरो कर दिया, ऐसे लिख दिया इसको ना। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इन दोनों के साथ, अगर मैं इसको क्लब करता हूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और अगर मैं इन दोनों के साथ इसको लूंगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी मैं इसको इसको और इसको लूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसको 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 लूंगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब रास्ते दो है हमारे पास, हमारे माइंड में यह असमंजस है कि भाई इन दोनों के साथ इसको लूं या इन दोनों के साथ इसको लूं। अब जब दो तरीके हमारे माइंड में हो, तो या तो किसी एक तरीके पे चल के देखो, और उस पर चलने से हमारा काम चल रहा है तो ठीक है भाई, दूसरे तरीके की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्या लगा भाई एक रास्ते को फॉलो किया और हमारा काम नहीं चला, तो वापस लौट के आ जाओ, दूसरे रास्ते पे चले जाओ ना। तो हमें किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे को तो सवाल करा रहा हूं मैं, तो मुझे तो पता है इससे काम चलेगा, है ना, लेकिन मैं आपके लिए जवाब भी दे रहा हूँ। अगर आपको लगेगा भाई आपके माइंड में, आपको क्या पता है इससे लगेगा, भाई आप इससे लेके देखो, पहले इसको लेके देखो, आप आपका काम चल गया, आंसर आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं चलेगा तो फिर इसको लेके देखेंगे ना। तो हमने इसके साथ इसको क्लब कर लिया ना, और इन तीनों पे जो अंडरलाइन कर रखा है ना, इनसे बन गया परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या बचा हमारे पास? एक तो ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, और एक ये बचा हुआ है। ध्यान से देखिए, इनमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, इन सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, और अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2 रूट 2 एक्स इंटू वाई। इसको पहले लिख दिया मैंने, 2 कॉमन लिया ना मैंने, तो माइनस का 2 रूट 2 एक्स वाई आ गया ना। अब 2 कॉमन लिया तो 4 क्या बन गया? 2 बन जाएगा, और 2 को लिखा मैंने रूट 2 का होल स्क्वायर, इस 2 को लिख लिया मैंने रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह से लिख लिया ना। अब ध्यान से देखें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2a इंटू बी, ये भी क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। और अगर मैं इन दोनों के साथ इसको लेता तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है ना, यानी अगर मैं इसके साथ इसको ले लेता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है ना। तो कोई बात नहीं, हमारा है तो हमारे जो माइंड में आएगा उससे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा तो माइंड में चेंज कर देंगे उसको। तो इसको लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 तो बाहर ले रखा है, एंड इट विल बिकम एक्स वाई माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऐसा आ गया ना। और सिंस एक्स और वाई पॉजिटिव है, मतलब वो रियल है, और अगर वो रियल है तो उनका डिफरेंस, उनका सम सब रियल आएगा, और अगर ये रियल है तो ये जो वैल्यू आने वाली है ये किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, ये नॉन नेगेटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा? ये भी नॉन नेगेटिव आएगा, दिस इज आल्सो नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव आएगा और ये भी नॉन नेगेटिव आएगा, दोनों नॉन नेगेटिव आ जाएंगे ना। और अगर नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 कब आएगा? जब ये भी 0 के बराबर हो एंड ये भी 0 के बराबर। अब ये 0 के बराबर कब होगा? देखो आप, व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड और ये 0 के बराबर कब होगा? व्हेन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू रूट 2, एक्स इंटू वाई बराबर रूट 2। तो हमें तो एक्स इंटू वाई की डायरेक्ट मिल गई, हमें तो वैल्यू निकालनी थी इसकी, और ये वैल्यू डायरेक्टली निकाल ली हमने, एक्स इंटू वाई रूट 2 के बराबर आ गया। और अगर एक्स इंटू वाई रूट 2 है तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आंसर इज 2, ये 2 आ जाएगा ना। हम एक्स भी निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से लग रहा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस वाई। लेकिन हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाई पॉजिटिव है, और अगर मैं एक्स को माइनस वाई लूंगा तो वाई के पॉजिटिव होने के कारण एक्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक प्लस साइन पॉसिबल है यहाँ, एक्स बराबर वाई। अब एक्स बराबर वाई आ गया, और एक्स इंटू वाई बराबर रूट 2 है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से एक्स और वाई भी निकाल सकता हूँ, यहाँ वाई की जगह एक्स रख दो, अगर मैं इस वाई को रख दूंगा यहाँ एक्स तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल रूट 2, और यहाँ से एक्स की फिर 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन हमें दिया हुआ है कि एक्स पॉजिटिव है, इसलिए एक्स बराबर क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर 1/4,
और y भी कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1/4। तो x y को भी निकाल लिया, हालांकि हमारा काम चल गया था, हमसे यही पूछा गया है ना। हो सकता है अब x और y, x प्लस वाई पूछते हैं मान लो हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो उसके लिए x भी चाहिए होता और y भी चाहिए होता, x प्लस वाई भी निकाल सकते हैं हम। हमें x इंटू वाई डायरेक्ट मिल गया था, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर निकाल। इसमें कहीं एम जी एम का यूज नहीं करा, मतलब ये भी हमारे माइंड में रहना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं हमारे फायदा ही रहेगा, इससे बेनिफिट ही रहेगा, और हम ऐसे सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब ए एम जी एम का यूज करके देखते हैं भाई किस तरह से मैं ए एम जी एम का यूज करूंगा कि हम कैलकुलेट कर पाए ना। अब देखो हम क्या है कि भाई ये इसके बराबर है, तो इसी एक्सप्रेशन को मुझे कैसे ना कैसे करके यूज करना है ना x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो इसको में क्या है, हमें ये दिख रहा है भाई 3 नंबर पॉजिटिव है, ये तीनों ऐड हो रहे हैं, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो सम और प्रोडक्ट बराबर दे रखा है मैंने। ये प्रोडक्ट किसका है वो अलग बात है, ये सम किसका है वो अलग बात है। तो इनको देखकर हमारे माइंड में आया कि भाई हम ऐसे अप्लाई करते हैं, ये 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, ये इनका अरिथमेटिक मीन है, अब ये बराबर होगा या बड़ा होगा इन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन से। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालूंगा, पावर ले लूंगा 1/3 और तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 इंटू 4 आ जाएगा ना। लेकिन हम इस तरह से अगर हम AMGM अप्लाई करेंगे तो हम इस इक्वेशन का यूज नहीं कर पा रहे, हालांकि जो कर रहे थे इसी को देखकर कर रहे थे कि जो कुछ लिखा इनको ऐड होता हुआ दिखा तो एम लगाने के बारे में कोशिश की। अब देखो ये एक्सप्रेशन तो यहाँ क्रिएट है, लेकिन हम देखो इसको क्रिएट नहीं कर पाए, हम चाह रहे हैं x इंटू वाई आए, तो x टू द पावर 4 अगर है तो यहाँ 1/4 आना चाहिए, यहाँ 1/4। अगर यहाँ 1/4 आ जाएगा तो 1/4 आएगा कब, ये 1/4 तब आएगा 1/4 तब आएगा जब ये x की पावर 1/4 तब आएगा जब यहाँ 4 नंबर होंगे, ये 3 नंबर की जगह 4 नंबर आने चाहिए हमारे पास, यहाँ 4 नंबर होंगे तब जाके 1/4 आएगा ना। अब 4 नंबर में अगर यहाँ 1/4 करूंगा तो यहाँ 4 नंबर होने चाहिए, उन 4 नंबर में मुझे इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 1/4 है तो मुझे x की पावर 4 से दिक्कत नहीं है, x आ जाएगा। 1/4 है तो मुझे y की पावर 4 से दिक्कत नहीं है, y आ जाएगा। और अगर यहाँ 1/4 करूंगा तो मुझे एक तो इन दोनों से दिक्कत नहीं है, यहाँ नंबर 4 होने चाहिए, नीचे कितना आएगा 4 आएगा, 4 नंबर होंगे तो नीचे 4 और 4 आएगा तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, उससे 4 भी मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। लेकिन अब ये गड़बड़ कर रहा है ना, हम चाहते हैं 1/4 आए 1/4, लेकिन अब 1/4 आने से यहाँ 4 आएगा, इससे दिक्कत नहीं, इससे दिक्कत नहीं, 4 आने से ये 4 भी मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। लेकिन अब √2 आना चाहिए ना, तो √2 आ जाएगा क्या भाई, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो √2 आ जाएगा, लेकिन 4 तो क्या है मल्टीप्लाई करने पर आएगा ना, मुझे नंबर 4 चाहिए, 4 में मुझे इससे दिक्कत नहीं, इससे दिक्कत नहीं, इसको क्या करें 2 ब्रेक कर देंगे, इसको लिखेंगे अपन 2+2, इसको लिखेंगे अपन 2+2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ना। तो मैं बेसिकली 4 को ब्रेक करके 4 नंबर बनाऊंगा तब जाके AMGM अप्लाई करने की कोशिश करूंगा ना। तो मैंने कोशिश करके देखी और हमें मालूम पड़ गया भाई इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा हमें, यानी x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2 और प्लस 2, इसको पहले ऐसे लिख लिया हमने 4√2xy, इस गिवन एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखें, अगर मैं अप्लाई करता हूँ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2, ये 4 नंबर है, चारों पॉजिटिव है, ये इनका अरिथमेटिक मीन है, ये बराबर होगा या बड़ा होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, पावर लगा दूंगा 1/4, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 और इंटू 4, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। अब ध्यान से देखें ये क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2 अपॉन 4, और वो क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, वो लिखा हुआ है √2x इंटू वाई, ये लिखा हुआ है √2x इंटू वाई, क्योंकि अगर मैं 4 का 4th रूट निकालूंगा तो ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर का 4th रूट निकालूंगा तो √2 आ जाएगा, ये x इंटू वाई आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, हमें पता लगा है, हमने उस एक्सप्रेशन को देखकर AMG में अप्लाई किया, हमें पता लग गया हमारे पास जो लिखा हुआ है उसको देखकर हम बोल रहे हैं भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर है या इससे बड़ा है ना, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। लेकिन आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ये इसके बराबर है, आपको ये तो दिया हुआ है, आपको दे रखा है कि ये इसके बराबर सवाल में दिया हुआ है, और ये इसके बराबर है, इसका मतलब हमें दिया हुआ है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है, ये इसके बराबर दे रखा है हमें, यानी हमें दे रखा है ये जो 4 नंबर है इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, और अरिथमेटिक मीन अगर ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है तो यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। देखो आप इसको ऐसे लिख दिया मैंने 2+2, इसको 2+2 लिख दिया मैंने, ये 2+2 उस 4 को मैं नीचे लेके आ गया, ये तो आपको गिवन है, आपको गिवन है ये जो 4 नंबर है इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या है, ये इन 4 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है, ये क्या है इन 4 नंबर का अरिथमेटिक मीन, आपको दिया हुआ है ये बराबर है ना, इसका हमें दिया हुआ है ये जो 4 नंबर लिए हमने इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कब होता है,
हैज द नंबर्स आर इक्वल। और अगर ये बराबर है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, इसका मतलब जिन नंबर्स पर मैंने एएमजीएम लगाया है वो नंबर क्या इक्वल है। इसका मतलब x टू द पावर 4 इज इक्वल टू y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। ये सब बराबर है आपस में ना। और अगर ये बराबर है तो x टू द पावर 4 अगर 2 के बराबर है, x टू द पावर 4 अगर 2 के बराबर है, y टू द पावर 4 अगर 2 के बराबर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर बराबर रूट 2 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ गया, 2 रेज़ टू पावर 1/4 आ गया। और सिमिलरली यहाँ से y भी कितना आ गया, y इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1/4। तो वही x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, x इंटू वाई निकाल सकता हूँ, और मैं x स्क्वायर y स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह से निकाल लिए, एएमजीएम का भी यूज कर लिया और हमने इक्वेशन को सॉल्व करके भी कैलकुलेट कर लिया ना। तो इस तरह से निकाले हमने। लिखें एक सवाल और लिखें, इफ ए बी सी डी, इफ a, b, c, d are four distinct positive numbers in GP, then prove that a plus d is greater than b plus c। ये प्रूव करना है हमें कि a plus d b plus c से बड़ा है ना। अब पहली बार इस तरह की लैंग्वेज तो आती है, नंबर है पॉजिटिव है डिस्टिंक्ट है तो कोई बात नहीं, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी ना। लेकिन हमें ये पहली बार दिया हुआ है कि नंबर जीपी के अंदर है ना, यानी ये 4 नंबर है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता अब तक जीपी के अंदर है कि एपी के अंदर है, बस वो पॉजिटिव है और फटाफट एएमजीएम का यूज कर लेते हैं। यहाँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, पॉजिटिव भी है, डिस्टिंक्ट भी है, और ये चारों नंबर जीपी के अंदर भी है, और प्रूव करना है कि ए प्लस डी बी प्लस सी से बड़ा होगा। ये प्रूव करना है अपने को। जो भी है जैसे भी है आप यूज करने की कोशिश करें और उसको प्रूव करें आप। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जीपी के अंदर है ना ये। अब देखो दो तरीके हमारे पास है, एक तो हमें दे रखा है कि एबीसीडी जीपी के अंदर है और डिस्टिंक्ट है ना, मतलब सब अलग अलग टर्म्स है ना। एक तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, हमने मान लिया भाई जीपी के अंदर तो दे रखा है, मान लिया इनका कॉमन रेशो आर है, और इनका कॉमन रेशो अगर आर है तो बी को लिख सकता हूँ मैं बी इक्वल टू ए इंटू आर, सी को लिख सकता हूँ मैं ए इंटू आर स्क्वायर, और डी को लिख सकता हूँ ए इंटू आर क्यू। ये जीपी का यूज हमने इस तरह से कर लिया ना। अब प्रूव करना है कि भाई ए प्लस डी बी प्लस सी से बड़ा है, ये दिखाना है अपने को। तो एक तो हमने क्या करा, ए प्लस डी को कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं ए प्लस डी को कैलकुलेट करूंगा तो ए तो ए है, और व्हाट इज डी इक्वल टू ए इंटू आर क्यू, डी आ जाएगा ए इंटू आर क्यू। यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया एंड वी कैन से दैट इज आर क्यू प्लस 1। इसको मैंने फैक्टराइज भी कर लिया, आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ऐसे इसको फैक्टराइज कर लिया। ये ए प्लस डी की वैल्यू आ गई। एक मुझे निकालना है बी प्लस सी, तो सिंस मैंने कैलकुलेट कर लिया बी प्लस सी। अब बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास है ए इंटू आर, बी को लिखा मैंने ए इंटू आर, और व्हाट इज सी,
सी लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर, तो सी को मैंने ए आर स्क्वायर लिख लिया। यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूँ ए इंटू आर, व्हाट वी गेट आर प्लस वन, ये ऐसा आ जाएगा। अब मुझे प्रूव ये करना है कि ए प्लस डी जो है ये बी प्लस सी से बड़ा है, ये जो वैल्यू आएगी ये इससे ज्यादा आएगी, ये दिखाना है हमें। अब इसमें देखो ए तो हमारे पास एक ही जगह ए है, यहाँ पर, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ आर प्लस वन है और यहाँ भी आर प्लस वन है। अब देखें भाई यहाँ जो ए प्लस डी में है, यहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन और यहाँ पर लिखा हुआ है आर। तो हमें ये कंपेयर करना है ना कि भाई आर क्या है, भाई आर है तो पॉजिटिव, क्योंकि ये सब टर्म पॉजिटिव है, तो बी बाई ए भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, यानी आर पॉजिटिव है। तो मुझे एक ही जगह ए लिखा हुआ है, आर प्लस वन की जगह आर प्लस वन लिखा हुआ है, मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है बस। मुझे एक तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और एक आर को कंपेयर करना है ना, यानी मुझे ये दिखाना है कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये आर से बड़ा होगा ना, और अगर ये आर से बड़ा आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम कह सकते हैं फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब ये दिखाने के लिए कि ये इससे बड़ा है हम ऐसा कर सकते हैं ना, हम देख रहे हैं भाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, एक तो एक्सप्रेशन ये और एक आर है, दिखाना है कि ये इससे बड़ा होगा, तो इनका डिफरेंस निकाल लो आप और दिखा दो कि डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर हमें शो करना है कि ये इससे बड़ा है तो इसका इससे डिफरेंस निकाल लिया और दिखा देते हैं कि ये डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा। अब ये डिफरेंस लिखा हुआ क्या है, देखो ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस टू इंटू आर प्लस वन, ये लिखा हुआ है आर माइनस वन का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं आर वन के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आर वन होगा तो टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगी, आर नॉट इक्वल टू वन, और अगर आर वन नहीं है तो इसका ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी हमें मालूम पड़ गया कि आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन माइनस आर इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन इज ग्रेटर देन आर, और अगर ये एक्सप्रेशन इस आर से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी ना। देयरफॉर वी कैन से दैट a प्लस डी विल बी ग्रेटर देन b प्लस सी। बाकी फैक्टर तो सेम थे ही सही ना, मुझे एक फैक्टर जो डाउटफुल था, जो अलग अलग था, इसमें ये फैक्टर अलग था, इसमें ये फैक्टर अलग था, बाकी फैक्टर सेम थे ही सही, यहाँ a था, यहाँ भी a था, यहाँ r प्लस वन था, यहाँ भी r प्लस वन था, तो उस एक फैक्टर को कंपेयर कर दिया, दिखा दिया भाई ये फैक्टर की वैल्यू इस फैक्टर से बड़ी आएगी, क्योंकि उनका डिफरेंस हमने पॉजिटिव आगे दिखा दिया कि डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, यानी ये इससे बड़ा आ जाएगा। तो प्रूव कर दिया कि a प्लस डी बी प्लस सी से बड़ा। इसमें कहीं हमने एम जी एम का यूज नहीं करा, जीपी की सिंपल कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करके निकाल लिया है ना, अल्टरनेट अप्रोचेज है मतलब उनका यूज करके निकाल लिया। या आप ऐसे देख सकते हैं भाई एम जी एम का यूज करें तो ध्यान से देखें, हमें दिया हुआ है कि भाई एबीसीडी जीपी के अंदर है ना, ए बी सी डी जीपी के अंदर है ना। अब अगर ये जीपी के अंदर है तो हम देख रहे हैं भाई ये तीन नंबर भी जीपी के अंदर है, यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी सी आर इन जीपी, ये भी जीपी के अंदर होंगे, ऊपर से बात है। अगर वो चारों जीपी के अंदर है ये भी जीपी के अंदर होंगे। अब देखो अगर ये जीपी के अंदर है, पॉजिटिव तो है तीनों, ये तीनों पॉजिटिव भी है, तीनों डिस्टिंक्ट भी है, लेकिन जीपी के अंदर भी, और अगर ये जीपी के अंदर है तो अनडाउटेडली बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, बी इज देयरफॉर बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी। ये बात कंफर्म हो गई कि बी ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है। मेरी बात समझ में आ गई ना भाई, अगर ये तीनों नंबर पॉजिटिव होते, सिर्फ ये लिखा होता कि तीनों पॉजिटिव है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन में निकाल लेता, इन तीनों को मल्टीप्लाई करता और होल पावर 1/3 लगा देता, लेकिन हम देखते हैं अगर ये जीपी के अंदर है 100% बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। अब ध्यान से ये देखें अपन कि भाई ए पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है, ए और सी दो पॉजिटिव नंबर है, और इन दो पॉजिटिव नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो तो बी है ना, लेकिन अगर मैं ए और सी दो पॉजिटिव नंबर है तो इनका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, इनका अरिथमेटिक मीन ऐसे निकाल लूंगा भाई, दो नंबर अगर ए और सी दो नंबर है और दोनों पॉजिटिव है, और अगर हम इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहें, ए और सी दो नंबर का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहूं, दो नंबर मेरे पास ए और सी है, दोनों पॉजिटिव है, इनका मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ए सी लिखूंगा, अंडर रूट ए सी, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये जीपी के अंदर है तो बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन बी होगा, लेकिन अगर ए और सी पॉजिटिव है तो इनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालूंगा, इनका अरिथमेटिक मीन ऐसे निकाल सकता हूँ, ए पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन है, ये क्या है, ये ए और सी का अरिथमेटिक मीन है, और हम जानते हैं दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, बड़ा होता है ना। इक्वलिटी की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब अलग अलग है, ए और सी डिस्टिंक्ट है ना, ये ए और सी का अरिथमेटिक मीन है, ये बड़ा होगा ए और सी के ज्योमेट्रिक मीन से, ए और सी के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो जाए। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, दिस इज एम ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ये हम जानते हैं डेफिनेशन है इसकी ना। ये क्या है, ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ये ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ये ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है, क्योंकि वो जीपी के अंदर रखे हैं तो ये ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन हो गया ना।
ये ए और सी का अरिथमेटिक मीन है, ये और सी का ज्योमेट्रिक मीन। बराबर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि टर्म डिफरेंट है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, वी कैन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ बी, ये आ गया इनइक्वालिटी नंबर 1। ये इनइक्वालिटी नंबर 1 आ गई ना, ये कहीं ना कहीं हमने ए एम जी एम का यूज किया ना। अगेन ये चारों नंबर जीपी के अंदर है, और अगर ये चारों जीपी के अंदर है तो मैं बोल सकता हूँ कि बीसीडीपी किसके अंदर होंगे? जीपी के अंदर होंगे ना। अगर चारों जीपी के अंदर है तो बीसीडीपी किसके अंदर आ जाएंगे? जीपी के अंदर आ जाएंगे ना। देयरफॉर ये चारों अगर जीपी के अंदर है, देयरफॉर बी कॉमा सी कॉमा डी आर ऑल्सो इन जीपी, इन जीपी। और अगर ये जीपी के अंदर है तो सी इज मिडिल टर्म ऑफ बी एंड डी। सी बी और डी का क्या मिडिल टर्म है? देयरफॉर सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एंड डी, बी एंड डी। सी बी और डी का ज्योमेट्रिक मीन है, यानी मुझे बी और डी का ज्योमेट्रिक मीन निकालने की जरूरत पड़े तो मुझे अंडर रूट बी इंटू डी लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मैं सिंपली सी लिख सकता हूं, क्योंकि बी सी डी जीपी के अंदर है और सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एंड डी। अब बी और डी का अरिथमेटिक मीन किसे निकालूंगा? ये बी एक पॉजिटिव नंबर है, डी पॉजिटिव है, ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है, ये बी और डी का अरिथमेटिक मीन है। और बी और डी का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा? बड़ा हो। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या? सी। ये बी और डी का अरिथमेटिक मीन है, ये बी और डी का ज्योमेट्रिक मीन है, बी और डी का अरिथमेटिक मीन बी और डी के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। इक्वलिटी क्यों लगाई? क्योंकि नंबर सारे डिस्टिंक्ट हैं, बी और डी डिफरेंट है ना। पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी प्लस डी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ सी, ये आ गई इनइक्वलिटी नंबर 2। और इनइक्वलिटी के साइन अगर सेम हो तो उनको ऐड कर दो या उनको मल्टीप्लाई कर दो। क्या ऐड करने से फायदा होगा? दोनों को ऐड कर, और दोनों को ऐड करके जब इनइक्वलिटी के साइन सेम होते हैं तो या तो उनको ऐड ही किया जा सकता है या उनको डिवाइड ही किया, या उनको ऐड कर सकते हैं या उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड नहीं कर सकते, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनके साइन सेम है, इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करने से क्या आ गया? ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इज ग्रेटर देन, क्या जाएगा? 2b और प्लस 2c। अब इनको इंटरचेंज तो कर सकते हैं, बी को उधर इंटरचेंज कर दो, सी को उधर इंटरचेंज कर दो, व्हाट वी गेट? ए प्लस डी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। इस तरह से यूज करके निकाल लिया इसको और प्रूव कर दिया ना, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ना। ठीक है ना। एक सवाल लिखें इस तरह का, वो घर से करके लाना है आपको ना। If a comma b comma c, if a comma b comma c are three distinct, are three distinct positive numbers, positive numbers in HP in harmonic progression, then prove that a to the power n plus c to the power n 2 times of b raised to power n। रिजल्ट को याद रखने की कोशिश करेंगे, अगर याद रह जाए तो ना इसको याद रखने की कोशिश कर लेंगे अपन। अगर ए बी सी डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव है और एचपी के अंदर है, देन a to the power n plus c to the power n greater than 2 times of b raised to power n, where b is some, where n is some positive number, where n is some positive integer, where n is some positive integer, यानी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, n is some positive integer। ये प्रूव करके लाना है आपको घर से, है ना। मैंने अभी जीपी का यूज करके दिखाया और एम जी एम का भी यूज करके दिखाया। अब ये दे रखे हैं कि एचपी के अंदर है, अगर ये एचपी के अंदर है तो अनडाउटेडली और मुझे ए और सी का हार्मोनिक मीन निकालना पड़े तो ए सी का हार्मोनिक मीन क्या होगा? पी होगा। ए और सी का हार्मोनिक मीन निकालने के लिए मुझे 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो बी इनका हार्मोनिक मीन होगा ही होगा। हाँ, मुझे अगर ए और सी का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो ए प्लस सी बाई 2 लिखना पड़ेगा, और मुझे ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, अंडर रूट ऐसे लिखना होगा। लेकिन कभी मुझे इसका हार्मोनिक मीन निकालना पड़े तो हार्मोनिक मीन इसका बी आ जाएगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एचपी के अंदर है। हमें इस तरह के एक्सप्रेशन जनरेट करने, ए रेस्ट टू पावर एन सी रेस्ट टू पावर एन, ये प्रूव करके लाना है और इसको याद रखने की कोशिश भी करेंगे अपन। एक सवाल और लिखे नेक्स्ट। सवाल है मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी कवर कर रहे हैं हम, सवाल बहुत सारे कर चुके हैं अपन, है ना। तो बहुत सारे सवाल का करने का कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलना चाहिए अपने को। एक और लिखें, इफ n बिलोंग्स टू n minus n, n minus 1, then prove that n to the power n is greater than 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1। ये प्रूव करना है ना। इफ n is natural number except 1, then n to the power n is greater than 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1। ये प्रूव करना है अपने को।
अब ध्यान से देखें सारे नंबर डिफरेंट है ना, हमें यहाँ इनको देखने से कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, हम एम लगाएं, जीएम लगाएं, एचएम लगाएं, कुछ दिख भी नहीं रहा है ना। तो जो भी एक्सप्रेशन हमें लाना है ना, उसको देख कर ही हमें सोचना पड़ेगा हम अप्लाई क्या करें ना। तो ध्यान से देखें, ये एक नंबर तो ये, एक नंबर ये और एक नंबर ये, सब ऑड नेचुरल नंबर है ना। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट करूंगा तो दीज आर एन, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ये काउंटिंग में एन है ना। अगर मैं एन की जगह वन रखता हूँ तो ये वन आ जाएगा, एन को टू रखूंगा तो सेकंड नंबर आ जाएगा, एन को तीन रखूंगा थर्ड नंबर आ जाएगा, एन को एन रखूंगा तो ये आ जाएगा। एंड दीज आर एन, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। अब इस राइट हैंड साइड को देखने से मालूम पड़ रहा है कि अगर मुझे ये एक्सप्रेशन ट्रू तो करना ही है अपने को, अगर हमें ये जनरेट करना है तो हमें 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस 1 इनका ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर करना पड़ेगा। इसको क्रिएट करने के लिए इनका ज्योमेट्रिक मीन मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर मैं इस तरफ ये लाने के लिए इनका ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर करूंगा, यानी इधर अगर मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन लिखूंगा तो इस तरफ इनका हार्मोनिक मीन नहीं हो सकता, क्योंकि हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा नहीं होता। उधर अगर ज्योमेट्रिक मीन लिखूंगा तो इधर मैं उन्हीं नंबर्स का क्या लिखूंगा, अरिथमेटिक मीन लिखूंगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इस साइड इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन इधर लिख रहा हूं तो मुझे इनका अरिथमेटिक मीन ही लिखना होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन अगर उधर लिख रहा हूं तो इधर हार्मोनिक मीन नहीं लिख सकता, हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा नहीं होता, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो इससे पकड़ में आ गया हमें, ये लाने के लिए इनका ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे और उधर इन्हीं का क्या लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन लिखेंगे। तो इनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, भाई ये नंबर कितने काउंटिंग में एन है, और अगर ये एन नंबर है और मुझे इनका अरिथमेटिक मीन लिखना है तो इनको ऐड कर दूंगा, तो 1 + 3 + 5 + एंड सो, ये एन नंबर हमारे पास है ना, और ये एन नंबर का अरिथमेटिक मीन हमारे पास है। अब ये सब क्या है, लेकिन डिफरेंट है, ये सब डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव है लेकिन डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग है। यानी इनका एम इनके जीएम के बराबर कभी नहीं आएगा, उससे बड़ा ही आएगा ना। तो ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा, अरिथमेटिक मीन को बड़ा कर दिया ज्योमेट्रिक मीन से। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालूं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा और मल्टीप्लाई करके इन सब पे पावर लगा दूंगा 1/n, तो 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1, ये ऐसा इस तरह से लिख लिया इसको मैंने। अब हम जानते हैं भाई ये दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, इनका सम निकाल रखा है, याद भी कर रखा है इनफैक्ट हमने ना। तो ये कितना आएगा, n² आएगा, तो व्हाट इज n² अपॉन n, n आ जाएगा, तो ये n आ जाएगा, n इज ग्रेटर देन 1 × 3 × 5, 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1। इसको मैं ऐसा लिख लूंगा होल पावर 1/n, दोनों तरफ पावर अप्लाई कर दो तो n टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1। इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा और ये प्रूव हो जाएगा ना, ऐसे यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रूव कर दिया इसको। तो पकड़ में आया भाई, जीएम लगाएंगे तो इधर हमें एएम लगाना पड़ेगा, इधर एएम ही कैलकुलेट करेंगे और एएम कैलकुलेट करने के बाद ही हमारा काम चलेगा, तभी जाके आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए वहां पे ना, तो ये इस तरह से नेक्स्ट क्या, वो सवाल बहुत सारे कर लिए हमने, जितने मैं करा सकता था मैंने सब करा दिए ना। तो ये एएम जीएम के बारे में सब कुछ सीख लिया हमने ना। ठीक है ना, मैं एक आध सवाल और दे दूंगा आपको, 2 सवाल दे रखे मैंने, उनको करके लाना पहले आप, फिर मैं एक आध सवाल और दूंगा करने के लिए आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो ये सब खत्म हो गया, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन जो है ऐसे इनको यूज करके निकाल सकते हैं ना। काफी सारे सवाल कर लिए हमने ना, सवाल भी बहुत ज्यादा किए ना। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट वी कम टू टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत 10 क्लास में पढ़ के आते हैं आप ना। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिग्नोमेट्री। 11th क्लास में वैसे जो भी पढ़ेंगे ना, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट ही होगा। 12th क्लास का भी हर चैप्टर इंपॉर्टेंट ही होगा, लेकिन 11th क्लास में देखिए अगर जो भी चैप्टर हम पढ़े हैं अगर ये कमांड में रहेंगे तो हमें 12th में दिक्कत कम आएगी। 11th में दिक्कत ज्यादा आती है, 12th में दिक्कत कम आती है। 11th में दिक्कत इसलिए आती है कि नया होता है हमारे लिए सब कुछ है ना, और अगर उन सबको पढ़ा हुआ याद रखेंगे हमारे माइंड में रहेगा, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, हमने शीटों के सवाल कर रखे होंगे, डीबी भी कर रखी होगी, तो उनको कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े ना। तो फिर हमें इतने इस तरह से पढ़ना है कि हमें शीटों को कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े, इतना ही बार बार रिवीजन कर लो 11th क्लास के अंदर ही ना। शीट कर लो, डीबीबी कर लो, टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, क्लास में सवाल कराएंगे, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो जाते हैं आपके पास है ना, वो सब ग्रिप में रहेंगे तो 12th क्लास बड़ा स्मूथ चलेगा, हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। लेकिन उन सब के लिए जो पढ़ाया गया है, जो कंसेप्ट है, वो माइंड में रहना जरूरी है ना। अब अगेन टिग्नोमेट्री भी क्या है भाई, मैथमेटिक्स में कहीं भी जाओ आप, टिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ा तो क्वाड्रेटिक के हमारा बोला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिना क्वाड्रेटिक के अपना काम चल ही नहीं सकता मैथमेटिक्स के अंदर। 12th में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहेगी क्वाड्रेटिक की अपने को। सीक्वेंस प्रोग्रेशन में क्वाड्रेटिक का रोल आ सकता है ना। अब सीक्वेंस प्रोग्रेशन पढ़ा तो ये भी अलजेब्रा का अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, काफी स्कोरिंग होता है ना, हर साल जेई में सवाल भी आते हैं ना, हर साल जेई में सवाल आते हैं, जेई मेंस हो जेई एडवांस हो,
सीक्वेंस के सवाल आते ही हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री का भले ऐसा कोई सवाल नहीं आया, मान लो सवाल आते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मान लो ऐसा कोई सवाल नहीं भी आया, एक तो चैप्टर ही है, इसका एक ही सवाल आता है बस, एक चैप्टर तो ऐसा हो इसका सवाल एक ही आएगा आईटी के अंदर, लेकिन इस चैप्टर की जरूरत हमें किसी और चैप्टर में नहीं पड़ती, तो वो चैप्टर तो अगर छोड़ भी देते हैं ना अपन, तो चलो एक सवाल का नुकसान हुआ। लेकिन अगर मान लो चैप्टर का सवाल ऐसा कम आता हो, लेकिन उस चैप्टर की आवश्यकता हमें हर चैप्टर में पड़ती हो, तो वो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर उसको छोड़ेंगे तो उस चैप्टर का रोल तो बाकी चैप्टर में भी आएगा, बाकी चैप्टर भी बेकार हो जाएंगे हमारे ना। ट्रिग्नोमेट्री इसी तरह का टॉपिक है ना, हमें मैथमेटिक्स जब भी पढ़ते रहेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, 12th क्लास, अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री अपन बाद में पढ़ रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेने के बाद सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ सकती है, क्वाड्रेटिक के अंदर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ सकती है, लॉगरिथम के अंदर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ सकती है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह काम आती है, इसमें कंसेप्ट प्रैक्टिस है, मैथमेटिक्स तो बेसिकली प्रैक्टिस ही है, कंसेप्ट याद रखो, सवाल करते रहो, कोई ट्रिक माइंड में आया, कोई एक्सेप्शनल तरीका माइंड में आया, भैया ये सवाल तो अलग हटके होता है, ये एक तरीका है सवाल को करने का, उन अप्रोचेस को माइंड में रखना पड़ता है, तब जाके अपन सवाल कर पाएंगे ना। अब थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ के आते हैं अपना, इसमें हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे इसको। एक तो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। एक तो पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। एक हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और एक हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, और एक हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले, एक ही बात है। फंक्शन का मतलब क्या है, कोई फंक्शन का मतलब ये समझे एक एक्सप्रेशन है, फंक्शन भी पूरा एक चैप्टर है, हम समझाएंगे ना, लेकिन वो हो सकता है वर्ड आपको दुख दे थोड़ा, आप परेशान हो उस वर्ड को देख कर ना। फंक्शन का मतलब एक्सप्रेशन समझे आप, एक्सप्रेशन, फंक्शन का डेफिनेशन सब बताएंगे आपको पूरा है ना, अभी फंक्शन से कंफ्यूज नहीं हो साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले, एक ही बात है। अब ये तो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे अपन 12th क्लास में, ये 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको, ये तीनों चैप्टर 11th क्लास में पढ़ेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, इसके बाद पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फिर गैप आएगा ना, और उस गैप के बाद फिर पढ़ाएंगे आपको, यानी गैप का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर पढ़ेंगे हाल फिलहाल अपन, उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल 2, बाइनोमियल थ्योरम, पी एंड सी, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का नंबर आएगा ना। अब हम पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की बात करते हैं ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना, ट्रिगोन प्लस मीट्रोन, ट्रिगोन प्लस मीट्रोन, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रिगोन प्लस मीट्रोन, इन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना। ये ग्रीक वर्ड होता है ना, ग्रीक वर्ड, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल से, और मीट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट से, मीट्रोन का मतलब मेजरमेंट से। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड्स, इनसे मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोन प्लस मीट्रोन, ट्रिगोन का मतलब ट्रायंगल से, मीट्रोन का मतलब मेजरमेंट से, यानी मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल मेजरमेंट, यानी ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या स्टडी कर सकते हैं अपन, ट्रायंगल में स्टडी कर सकते हैं उसकी साइड्स, उसके एंगल्स एंड द वेरियस रिलेशंस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन देम। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल को स्टडी किया जाता है, उसके एंगल्स को, एंगल की साइड्स को, एंगल और साइड में जो वेरियस रिलेशन है उनको स्टडी करते हैं अपन। अब अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड होती है, हम जानते हैं ना, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स, मान लो मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया ना, तो ये तो इसका परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स के अंदर हम 6 रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं, 6 रेशियोज, 6 रेशियोज, और जो 6 रेशियोज हैं बेसिकली उन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है ना। Among the 3 sides of a right angle triangle, we can define 6 ratios, and these 6 ratios are called
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम जिसे बात करें साइन थीटा की बात करें, समझते भी 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हालांकि हम जानते हैं टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है ना। साइन कॉस को डिवाइड कर दो आप, उससे टेन थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली इनको बोलते हैं बेसिक, दीज आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले, एक ही बात है ना। दीज आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जो तीन तो ये बेसिक हो गए, तीन इनसे डिराइव किए गए ना, इससे डिराइव इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो उससे आ गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा आ गया हमारे पास, कॉस का रेसिप्रोकल कर दिया। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, सॉरी सेक थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा। सेक थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, दैट इज h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और यहां से निकाल सकता हूं मैं cot थीटा, एंड cot थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन tan थीटा। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक कोसेक थीटा आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा वो सेक थीटा आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन tan थीटा इज cot थीटा, एंड दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो तीन है ये यहां से डिराइव किए गए, इनको बोलते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दीज आर नोन एज डिराइव्ड डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो बेसिक है और इन तीनों को उनसे डिराइव किया है। दीज आर बेसिक और दीज आर डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तीन जो साइड थी उनमें 6 रेशियो को डिफाइन किया और उन 6 रेशियोज को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहे हैं ना। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं ना। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो तीन हमारे पास आइडेंटिटी है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह समझाया था हमने आपको क्वाड्रेटिक के अंदर ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझते हैं बना। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर अपन देखें तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर के बराबर आता है ना। इसको लिख सकते हैं अपन p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं p बाई h होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं b बाई h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज p बाई h? p बाई h इज sin थीटा और व्हाट इज b बाई h? cos थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लिखते हैं जैसे log के अंदर लिखते हैं अपन, एक तो लिखते हैं log x का होल स्क्वायर और इसको ऐसे लिखें, एक ही बात है ना, log स्क्वायर x। log स्क्वायर x लिखें या log x का होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात। ऐसे हम लिखते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर लिखें या sin स्क्वायर थीटा लिखें, एक ही बात है ना, sin स्क्वायर थीटा, ये एक ही बात होती है। समझते हैं वैसे आप, लेकिन फिर भी बता सकते हैं अपन। एक लिखा होता है log x स्क्वायर, एक होता है log x स्क्वायर, ये एक लिखा हुआ sin x स्क्वायर। तो ये sin थीटा है, यहाँ पर थीटा क्या है, x स्क्वायर है। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल थीटा ही है। ये sin थीटा का होल स्क्वायर है, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया, sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा बन आ गया ना। कब आएगा बने, जब हमने sin cos किसी एक सिंगल ट्राइंगल के अंदर ही कैलकुलेट कर रखे हो ना। यानी दोनों एंगल क्या होने चाहिए, जो साइन का एंगल है वही एंगल cos का होना चाहिए, तब जाके इसको वन बोल सकते हैं अपन। जो साइन का एंगल है वही cos का होना चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बन आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2a cos स्क्वायर 2a, जो एंगल साइन में वही एंगल cos में होना चाहिए, तभी इसको वन बोला जा सकता है ना। अब सेकंड हम क्या यहीं से निकाल लेते हैं ना, इसको डिवाइड कर दो आप। इसको डिवाइड कर दिया, मान लो मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको, तो कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख दिया हमने, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर से डिवाइड करा है, tan स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर। ऐसे इसको लिख सकते हैं थर्ड हम। अब की बार डिवाइड कर दो sin स्क्वायर से, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड कर दिया हमने sin स्क्वायर से, दोनों साइड को डिवाइड किया sin स्क्वायर से तो ये आ गया, दोनों साइड को डिवाइड किया cos स्क्वायर से तो ये आ जाएगा। तो तीन हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये सब ऐसे पता है आपको ना, 10th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं अपन। इसको ध्यान से देखें अपन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ध्यान से देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर हम, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1।
और इससे मुझे मालूम पड़ रहा है भाई एक तो ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 के बराबर है। ये सब ऑब्जर्वेशन काम आएंगे सवाल करने के हमारे। ठीक है, आपको सब पता होगा, ये भी पता होगा हो सकता है जो मैं बोलने वाला हूँ, ये इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आ रहा है। अगर दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसको फिर ऐसे लिख लिया, और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी कभी मुझे ट्रिग्नोमेट्री में अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पता हो तो मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये 5 होगा तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 7 होगा तो ये 1/7 हो जाएगा। कभी मुझे इसकी वैल्यू पता हो तो फटाफट मुझे इसकी वैल्यू लिखना आना चाहिए, इसकी वैल्यू मेरे पास हो मुझे फटाफट इसकी वैल्यू लिखना आना चाहिए। ऐसे यहाँ से भी देख सकते हैं अपन, इसको देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैंने ऐसा लिख लिया ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, इसके फैक्टर कर दिए, तो एक तो आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और एक आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक दूसरे के क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गए। कभी मुझे ये पता हो तो ये मुझे निकालना आना चाहिए, ये मुझे पता हो तो इसको निकालने के लिए मुझे समय नहीं लगना चाहिए। पता है दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इसकी वैल्यू अगर ए है तो इसकी वैल्यू 1/a हो जाएगी, इसकी बी है तो उसकी 1/b हो जाएगी। ठीक है ना, ये माइंड में रखना है। अब इन्हीं का यूज करते हैं अपन, आज इन्हीं का यूज करके सवाल करेंगे, जो कुछ करेंगे ना देखते हैं अपन। फर्स्ट लिखें इफ sec theta minus tan theta, if sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta, then find the value of each side, then find the value of each side। मतलब LHS की वैल्यू निकालनी है, RHS भी निकालना है। if sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta, then find the value of each side, each side यानी LHS में जो है उसकी वैल्यू भी निकालनी है, और जो RHS में है मुझे उसकी वैल्यू भी निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच साइड। अभी हमें हमने कुछ ऑब्जर्व किया है ना, वो ऑब्जर्वेशन का यूज करना आना है अपने को ना। सवाल हमें आते हैं, फॉर्मूले भी आते होंगे हमें, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन कोई बात बताए तो उसका यूज करना आना चाहिए आपको ना, उसको माइंड में रखना है अपने को ना। एंड द वैल्यू ऑफ ईच साइड इज +-1, यानी हमें इस साइड की वैल्यू भी निकालनी है और इसकी भी निकालनी है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, ये 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है ना। ये 1 आएगा तो वो भी 1 आ जाएगा, ये -1 आएगा तो भी -1 आ जाएगा। अब कैसे निकालें, या तो ऐसा करें, हम जानते हैं भाई एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, पहले हम इस साइड को निकाल लेते हैं, इस साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके निकालने के लिए क्या करें भाई, ये LHS है और ये RHS है। मान लो पहले LHS निकालना है हमें, हम LHS को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करें, हम दोनों साइड हमने LHS से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय LHS, दोनों साइड हमने LHS से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट वी गेट, LHS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू LHS इनटू RHS। दोनों तरफ हमने LHS से मल्टीप्लाई कर दिया, और व्हाट इज LHS इनटू RHS, 1, इनका प्रोडक्ट 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो LHS होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। देयरफॉर वैल्यू ऑफ LHS इज इक्वल टू +-1, यानी ये जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है। अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 आ जाएगा, ये -1 होगा तो ये भी -1 आ जाएगा। यानी अगर LHS +-1 है तो RHS भी क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, रेसिप्रोकल का यूज कर लिया। ये ऐसा भी कर सकते थे, अगर ऐसे नहीं समझते भाई इसमें लिखना कम पड़ा आपने को, वरना ऐसा भी कर सकते थे पहले हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करें, sec थीटा माइनस tan थीटा हमारे पास है, sec थीटा माइनस tan थीटा है, इसको लिख दिया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं ये और ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे की। ये जनरेट कर लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, होल स्क्वायर आएगा, +-1 आ जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा फटाफट। समझ में आ गया होगा, उसका यूज समझ में आया होगा आपको, ये याद रखने का भाई वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका एडवांटेज हमें कहीं ना कहीं मिल सकता है ना। लिखें एक सवाल और लिखें नेक्स्ट। if sec x plus 10x is equal to 4, then find the value of sec x and 10x। sec x plus 10x 4 दिया हुआ है, and we have to find the value of sec x and 10x। अलग अलग कैलकुलेट करना है, मतलब उनका सम तो 4 के बराबर है, लेकिन मुझे इन दोनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करनी है ना। sec x अलग निकालना है और 10x अलग निकालना है ना।
गया होगा आई थिंक, है ना? अभी तो आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। sec x प्लस tan x मेरे पास है, भाई मैं sec x भी निकालना है, tan x भी निकालना है ना, तो वही कोई साइन को उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। हम जानते हैं अगर ये 4 के बराबर है, therefore sec x minus tan x is equal to 1/4, therefore sec x minus tan x is equal to 1/4, ये 1/4 के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। अगर वो 4 है, ये एडवांटेज हुआ इसका में ना, बस एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो। दोनों को ऐड करूंगा अगर मैं 1 + 2 करूंगा, अगर मैं दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो व्हाट वी गेट 2 टाइम्स ऑफ sec x, व्हाट वी गेट 2 टाइम्स ऑफ sec x इज इक्वल टू 4 + 1/4, और कितना आएगा 17/4 आ जाएगा ये, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ sec x इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ sec x इज इक्वल टू 17/8, और अगर sec x 17/8 है यहाँ रख दो, वहां से tan x निकाल, दोनों को माइनस कर दो एक बार, वरना चाहो तो इस sec x को यहाँ रख दो ना, देयरफॉर वैल्यू ऑफ tan x विल कम आउट टू बी, वैल्यू ऑफ tan x इज इक्वल टू 4 minus 17/8, 15/8, तो ऐसा आ जाएगा 10x इक्वल 15/8। तो ये एडवांटेज हुआ, मतलब हमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, वो ऑब्जर्वेशन था भाई ये रेसिप्रोकल होते हैं। कभी मुझे इसकी वैल्यू बताओ, मैं फटाफट लिख सकता हूँ, ये मुझे पता हो तो मैं फटाफट लिख सकता हूँ, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसका यूज करके निकाल लिया ना। लिखें, एक सवाल और करें, प्रूव द फॉलोइंग, लिखो प्रूव द फॉलोइंग्स, प्रूव द फॉलोइंग्स। प्रूव द फॉलोइंग्स, फर्स्ट है इसमें cos to the power 4a minus sin to the power 4a plus 1 is equal to 2 cos square a, 2 cos square, ये प्रूव करना है आप लोगों को। थोड़ा आसान से स्टार्ट करना पड़ता है ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो हमारा, है ना। पहला सवाल ही अगर मैं बहुत टफ कराऊंगा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, आसान सवाल सवाल होते रहना वो जरूरी है एक्चुअली ना। इसको प्रूव करना है, cos to the power 4a minus sin to the power 4a plus 1 is equal to 2 cos square a, ये प्रूव करना है। हो गया होगा, फैक्टराइज किया होगा आपने ना, फैक्टराइज कर दो उसको और फैक्टराइज करके निकाल लो उसको। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा सिंस LHS, LHS को लिख लो आप, LHS लिखा हुआ है cos to the power 4a minus sin to the power 4a and plus 1, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें फैक्टराइज कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 अलग आ जाएगा। और व्हाट इज cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये तो 1 हो जाएगा ना। व्हाट वी गेट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वी गेट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1। अब चाहते हैं हम 2 cos स्क्वायर a, मतलब cos स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है हमें, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो साइन है इसको cos में कन्वर्ट कर दो, है तो ये cos स्क्वायर a की जगह मैंने cos स्क्वायर a को कॉपी कर लिया, और ध्यान से देखें 1 को आगे लिख लो, पहले 1 को लिख लो आप प्लस 1 और माइनस साइन स्क्वायर a, इसको ऐसे लिख लिया मैंने, 1 को मैंने आगे लिख लिया, माइनस साइन स्क्वायर के बाद में लिख लिया। और व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं इसको ना, वर्डिंग डाल रखा है मैंने, प्रूव द फॉलोइंग्स, एक तो प्रूव कर लिया हमने, और प्रूव करते हैं सेकंड। सेक स्क्वायर है इंटू कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2, ये प्रूव करना है ना। सेक स्क्वायर है इंटू कोसेक स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2। तो देखो बड़ी आसानी से आ गया होगा आपको ना, लेकिन इस सवाल में क्या है, एक चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो हो सकता है हमें याद हो या हमें याद नहीं होगी, तो उसको माइंड में रखेंगे ना उस ऑब्जर्वेशन को ना।
सवाल करना बड़ी बात नहीं है, प्रूव करना बड़ी बात नहीं है इसमें। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखा है सेक स्क्वायर है इंटू कोसेक स्क्वायर है। सेक जो भी मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको याद हो नहीं याद हो, मेरे बताए हुए से आपको समझ में आया हो, उनको याद रखेंगे माइंड में ना। तो सेक स्क्वायर इंटू कोसेक, अब देखो यहाँ हमारे पास टेन कॉट है, हम सेक स्क्वायर से टेन लेके आ जाएंगे और कोसेक स्क्वायर से कॉट लेके आ जाएंगे। व्हाट इज सेक स्क्वायर है? सेक स्क्वायर इज वन प्लस टेन स्क्वायर है, क्या आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर है। और व्हाट इज कोसेक स्क्वायर है? वन प्लस कॉट स्क्वायर है। देखा ना हमने वन प्लस, वो जो आइडेंटिटीज है उनमें ध्यान रखेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। एंगल सेम होता है, जो कॉट का एंगल होगा वही कोसेक का होगा, जो साइन का होगा वही कॉस का होगा, जो टेन का होगा वही सेक का होगा। और कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ वन प्लस कॉट स्क्वायर है। तो टेन और कॉट क्रिएट कर लिए, सेक से टेन आ गया और कोसेक से कॉट आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वन को मल्टीप्लाई करते हैं इस वन को वन से, फिर वन को कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब टेन स्क्वायर का नंबर आएगा। और व्हाट इज टेन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर है, वन आ जाएगा। तो दिस इज टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टू आ गया। और ध्यान से देखें ना, हम इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं टू इंटू टेन ए कॉट ए, मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। व्हाट इज टेन इंटू कॉट ए? टेन इंटू कॉट ए वन के बराबर है ना, प्रूव तो ये टू करना था, टू तो आ गया, उस टू को मैंने ऐसे लिख दिया टेन इंटू कॉट ए। व्हाट इज टेन इंटू कॉट ए? वन। तो ये बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, वो ऐसे ही प्रूव करवा सकते थे, टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया ना, यानी ऐसा आ गया ना। अब इसमें प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं थी, हम प्रूव करने का अल्टरनेट तरीका देखते हैं। उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको याद रखेंगे हमेशा ना, और जब भी वो यूज करने की जरूरत पड़ेगी और अगर हम उस तरह से यूज याद रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको ना। मैंने ऐसे किया LHS, हम देखते हैं भाई सेक स्क्वायर है इंटू कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है। जनरली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में जब सवाल करते हैं ना हम, तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, ऐसा नहीं है हमने साइन कोस में कोई कन्वर्ट नहीं करा, बड़े आसानी से आ गया हमारे माइंड में, स्ट्राइक कर गया। कई बार स्ट्राइक नहीं करता, तो हम साइन और कॉस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेयर टू सेक कोसेक टेन कॉट। साइन कॉस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ना, तो कोशिश करते हैं भाई साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। मैंने इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, और साइन कोस में कन्वर्ट करने पर आएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर है। मैंने इसको ऐसे लिख लिया ना, ऐसे लिखो एक ही बात है, साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर है, ऐसा आ गया वन है ना। अब ध्यान से देखें ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये वन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास साइन कोस है, तो मैं इस वन को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कभी मुझे वन को रिमूव करना हो तो वन को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। कभी हम वन को इस तरह से लिखते हैं, कभी हम वन को ऐसे लिख सकते हैं, वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। कभी ऐसा भी यूज किया जा सकता है ना, वन की जगह में ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, या वन की जगह में ऐसा लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। कई बार हम वन को रिमूव करते हैं और वन को रिमूव करके ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की रिक्वायरमेंट क्या है। या तो साइन कोस ही है, तो मैंने क्या अगर ऐसे लिखूंगा तो फायदा नहीं होगा, ऐसे लिखूंगा तो फायदा नहीं होगा। मैंने वन को ऐसे लिख लिया, जो वन था इसको मैंने ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ऐसा लिख लिया। इससे अलग अलग कर दिया, एक बार लिखा मैंने साइन स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर अपॉन दिस, और एक बार कॉस स्क्वायर अपॉन दिस। तो अगर मैं साइन स्क्वायर के नीचे पूरा डिनोमिनेटर लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर है। और अगर मैं कॉस स्क्वायर के नीचे लिखता हूँ तो व्हाट वी गेट, वन अपॉन साइन स्क्वायर है। ये ऐसा आ गया ना। अब ध्यान से देखिए हमारे पास आया क्या है, हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था सेक स्क्वायर है इंटू कोसेक स्क्वायर, देयरफॉर सेक स्क्वायर है इंटू कोसेक स्क्वायर है, यहां से स्टार्ट किया था हमने। और ये कितना आ गया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर है। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। तो ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर है, और ये क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर है। ये आ गया सेक स्क्वायर है और ये आ गया कोसेक स्क्वायर है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, कि भाई ये दो नंबर ऐसे होते हैं ना, सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है, ये दो नंबर ऐसे होते हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो इनके सम के बराबर होता है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड में, अगर ये मैं ऐसा ऑब्जर्व नहीं कराऊंगा, अगर आप ऐसे याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत आ सकती है आपको ना, समझ आ लग सकता है। अब हम टाइम लगा ही रहे, तो ये याद होना चाहिए, ये स्ट्राइक करना चाहिए। अब आज के बाद कभी दिखे ये दो नंबर ऐसे होते हैं, इनका प्रोडक्ट और इनका सम क्या होता है, बराबर होता है, इनको मल्टीप्लाई किया जाए या इनका सम निकाला जाए, एक ही बात है। दिखाए ना आपकी आंखों के सामने, बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं आपको एकदम, है ना, कि भाई इनको मल्टीप्लाई करो या इनको ऐड करो, एक ही बात है, इनका सम और प्रोडक्ट बराबर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, अब हमें सवाल का आंसर निकालना था, हमें तो ये लाना था ना, तो हम यहाँ हमारा वो काम चल गया उससे आसानी से। लेकिन ये पर्पस समझ में आ गया होगा भाई क्या बताना चाहते थे ना, ये इनका प्रोडक्ट और इनका सम बराबर होगा,
अब आगे तो लिख सकते हैं, देयरफॉर सेक स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर लिख दो, और व्हाट इज कोसेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया। सिर्फ मुझे अगर यही प्रूव करना होता ना तो इतना करने की जरूरत नहीं है अपनों। एक तो ये वन समझ में आया भाई, वन का ऐसे यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ना। एक ये बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये दो नंबर ऐसे हैं सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड करो, जो इनका सम आएगा वो इनका प्रोडक्ट आएगा ना। और फिर बाद में ऐसे लिख दिया, तो ये आ गया टेन स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है और प्लस 2 के बराबर आ गया। अब देखो इस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन का फायदा ये है ना, हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे ना, इस ट्रिग्नोमेट्री का एक एक फॉर्मूला हमारे 12th में काम आएगा इंटीग्रेशन के अंदर, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये सारे फॉर्मूले एक एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मिस करोगे ना आप, वो ट्रिग्नोमेट्री में वो इंटीग्रेशन पढ़ते हुए धोखा दे जाएगा आपको, वहां दिक्कत आ जाएगी आप। अब जैसे हम जानते हैं साइन का इंटीग्रल, हम जानते हैं साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस होता है, कोस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है ना। सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रल जानते हैं आप, और कोसेक स्क्वायर का भी इंटीग्रल जानते हैं ना, है ना। तो हमें मान लो कभी इसे इंटीग्रेट करना पड़े, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्री हमारे इंटीग्रेशन में भी काम आएगी। मान लो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ी बात नहीं है ना, हम इंटीग्रेट कर लेंगे ना। हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, हम कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, इनके इंटीग्रल जानते हैं फिजिक्स में आप, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x और कोसेक स्क्वायर होता है माइनस कोट एक्स, लेकिन ये बीच में क्या है, प्लस माइनस साइन होना चाहिए था ना। और अगर आपको ये बात पता होगी तो आंसर एक लाइन में आ जाएगा ना, एंड दिस कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं, हमने समय लगाया है, हमने टाइम दिया है, समझाया है आपको ऐसा होता है ना, पर इसको फटाफट से लिख दो आप। और व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, 10x आ जाएगा ना। और व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cot x कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cot x एंड प्लस c, एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये काम आएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके इंटीग्रेशन में काम आएगी, बेसिक फॉर्मूले, हमें बेसिक सवाल, हर चीज हमारे काम आएगी इंटीग्रेशन के अंदर, 12th क्लास में पढ़ेंगे ना। तो ऐसे इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब ध्यान से देखें हम कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। लिखें, एक सवाल लिखें, विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहाँ एक सवाल लिखे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation या equations, quadratic equation या equations can have sec square theta and cosec square theta as their roots. Which of the following quadratic equations can have sec square theta and cosec square theta as their roots? ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड द फोर्थ वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पता लगाना है इनमें से कौन सा क्वालिटी कैसा है जिसके रूट सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो सकते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन या इक्वेशंस, हो सकता है एक आंसर हो सकता है एक से अधिक आंसर हो। ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी के जिनके रूट सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर हो सकते हैं ना। अभी हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है ना, तो उसका यूज करके पता लगाना है अपने को। पेशेंस जरूर रखें, आंसर देते हो, आंसर देते हो कंपटीशन नहीं होता अपने, है ना। पेशेंस रखना चाहिए, आपको लगना चाहिए सर ने सवाल दिया है, और हमेशा कोशिश रहनी चाहिए ना सवाल का आंसर बड़े टाइम लगे, क्योंकि अपन लर्निंग स्टेज पर है अभी ना। सवाल का आंसर निकलने में टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आंसर सही निकलना चाहिए ना, ये कोशिश करनी है अपने को, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को ना। हर चीज सोचते समझते हुए हमें जवाब देना है इस बात का। एंड द करेक्ट आंसर इज 4 ओनली, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द ओनली आंसर। अब देखो पहली बात तो है, अगर किसी क्वालिटी का रूट ये है, एक रूट ये और एक रूट ये, मान लो ये अल्फा है बीटा है, तो हम जानते हैं भाई ये दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करो या इनका सम निकालो एक ही बात। इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया, तो जिस क्वालिटी के रूट है उनमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आ जाएगी।
अल्फा प्लस बीटा भी वही आएगा, अल्फा बीटा भी आ रहा होगा। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालो, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? अगर मैं इस इक्वेशन में निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा तो 1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ देखें, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 2, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। यहाँ देखें, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 1/3, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। यहाँ देखें, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 6, और व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? 6। तो लग रहा है भाई सारे आंसर है ना, क्योंकि भाई ये जो नंबर है इनका सम और इनका प्रोडक्ट बराबर होता है। भाई वो तो हमने बोला है भाई सम और प्रोडक्ट बराबर होता है, तो दिखा है, लेकिन हमें क्या पता है इनका सम 1 आएगा नहीं आएगा, क्या इनका सम 2 आ सकता है, क्या इनका सम 1/, तो हमें इनकी रेंज भी निकालनी पड़ेगी। ये भी पता लगाना पड़ेगा भाई सेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू हो सकता है 1 आ ही नहीं सकती हो। भाई ये तो पता है इनका सम प्रोडक्ट बराबर आएगा, जो भी इनका सम आएगा वही इनका प्रोडक्ट भी आएगा, और सबके अंदर सम और प्रोडक्ट बराबर आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं भाई इनका सम 1 आ सकता है क्या? भाई हो सकता है 1 आ ही नहीं सकता हो, हमेशा 1 से कम आएगा, ऐसा हो सकता हो ना? नहीं, तो हमें इनकी रेंज निकालनी पड़ेगी। अब रेंज कैसे निकालें? रेंज पढ़ के आए हम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई हम इस सम की रेंज निकालें या इनका जो प्रोडक्ट है उसकी रेंज निकालें, एक ही बात है, क्योंकि इनका सम और मल्टीप्लीकेशन दोनों की वैल्यू सेम आती है। अब इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करें? इनको हमने टेन कोट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट करा? अभी अभी प्रूव करके आए हम। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने ऐसा लिख लिया। उसको लिख लिया मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 आ गया ना, ये ऐसा आ गया। अब ध्यान से देखो रेंज कैसे निकालो, इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ ना, ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा और ये लिखा हुआ है 1/10 स्क्वायर थीटा और प्लस 2। अब अगर ये टी है, ये टी तो ये 1/t हो गया, और टी प्लस 1/t में टी क्या है? पॉजिटिव है, और हम जानते हैं टी प्लस, या तो एमजीएम लगा दो या एमजीएम लगा के निकाल के आए हम। टी प्लस 1/t में टी अगर पॉजिटिव हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 होती है ना, ये कम से कम 2 आएगा ना, ये 2 से कम कभी नहीं आ सकता, और अगर कम से कम 2 आएगा तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 4 है ना, यानी इस एक्सप्रेशन ये सम 4 से कम कभी नहीं आ सकता, और अगर ये 4 से कम नहीं आएगा तो इसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा? 4 से कभी कम नहीं आएगा, क्योंकि सम और प्रोडक्ट क्या आएगा? बराबर ही आएगा। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस सम की वैल्यू, इन दो नंबर का जो सम है ये 4 से कम कभी नहीं आ सकता, और 4 से कम कभी नहीं आ सकता, यानी 1 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 4 से कम कभी नहीं आ, 4 आ सकता है या 4 से बड़ा है, यानी ये वाला रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, एंड ओनली आंसर इज 6 एंड 6, ये आंसर होगा इसका। अब यहाँ एक ऑप्शन में 9 होता, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0, उसको भी सही मान लेते फिर अपन, मान लो ऐसा एक ऑप्शन ये होता, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 9 बराबर 0, फिर ये भी आंसर हो सकता था भाई ना। इसका सम क्या आ रहा है? 9, प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है ना, और हम जानते हैं वो जो सम है वो कम से कम 4 आएगा ना, इससे ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इसके रूट सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर नहीं हो सकते, इसके रूट सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर नहीं हो सकते, इसके भी नहीं हो सकते, इसके हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर कम से कम 4 आएगा, 4 से कम कभी नहीं आ सकता। तो काम आ गया हमारे ना, ऑब्जर्वेशन काम आ गया, और कैलकुलेट करना उसका यूज करके देखा, इंटीग्रेशन में भी देखा। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते रहेंगे हम तो हमें दिक्कत कम से कम आएगी, उनके फॉर्मूले वगैरह याद रखेंगे तो दिक्कत कम से कम है। आगे डिस्कस कर लेते हैं वरना होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं, होमवर्क को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज इनका पार्ट 1। तो पार्ट 1 में कुछ सवाल दिए थे मैंने करने के लिए आपको, D1 दिया था एक तो मैंने ना, तो D1 में इस ब्रैकेट में अलग लगा देंगे, उस ब्रैकेट में अलग लगा देंगे, दोनों ब्रैकेट में अलग लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सरसाइज इनका पार्ट 1 D1, तो एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू जेड, और एक लिखा हुआ है जेड इंटू एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये 3 नंबर है, तीनों ऐड हो रहे हैं, इस ब्रैकेट पर अलग अप्लाई करो, ये तीनों नंबर है, ये इनका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ये बराबर होगा या बड़ा होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और पावर लगा दूंगा 1/3, और जिसे मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा व्हाट वी गेट एक्स क्यूब, क्योंकि वो सवाल में लिखा था ना एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिखा हुआ था, दो दो पर अलग अलग अप्लाई नहीं करा हमने, इस पर अलग अप्लाई नहीं करा, उस पर क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करते ही एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ जाएगा हमारे पास।
तो इनको मल्टीप्लाई करते आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब, और वो जो क्यूब रूट है वो ये आ जाएगा 3xyz, ये आ जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये 3xyz के बराबर आएगा, उससे बड़ा ऐसे सेकंड ब्रैकेट पे लगा देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आ जाएगा ना। अब सेकंड वाले में ये है अगेन पेयर वाइज अप्लाई करेंगे, उस ब्रैकेट पर अलग अप्लाई कर देंगे, उस पर अलग अप्लाई कर देंगे, उस पर अलग अप्लाई कर देंगे, प्रूव करना है इससे बड़ा है ना। तो एबीसी तीनों पॉजिटिव है हमारे पास है ना, तो एक तो नंबर ए है हमारे पास, एक बी है, और ये नंबर सारे पॉजिटिव है हमारे पास, ए प्लस बी अपॉन 2, ये इनका अरिथमेटिक मीन है, ये बराबर होगा या बड़ा होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से, ये ऐसे अप्लाई कर दिया, ए और बी पर अप्लाई कर दिया पहले हमने ना। अब उससे कितना आ गया भाई, ए प्लस बी इज 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 आ गई। अब सेकंड ब्रैकेट पे लगा दो, बी और सी पे लगा दो, तो सिमिलरली वी कैन बी प्लस सी इज 2 टाइम्स अंडर रूट बी सी, एंड सी प्लस ए 2 टाइम्स अंडर रूट सी, ये थर्ड आ गया। अब इनइक्वालिटी के साइन सेम है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों कर दो भाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हम, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स एबीसी। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट ए से अंडर रूट ए मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा एबीसी। अब हमने क्या कंक्लूड किया कि ये जो प्रोडक्ट है ये एबीसी के 8 टाइम्स के बराबर होगा, या उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी हमें मालूम पड़ गया इससे एएमजीएम लगाने से कि ये जो एक्सप्रेशन है अगर मैं एबीसी का 8 टाइम्स करूंगा तब उसके बराबर आएगा, या उससे भी क्या आ सकता है, बड़ा आ सकता है। अब अगर ये 8 टाइम्स के बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा तो इसको और इसको कंपेयर करना हो तो हम बोल सकते हैं भाई ये जो एक्सप्रेशन है अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करना चाहूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और मैं इनको कंपेयर करना चाहूँ, हमें इससे तो मालूम पड़ गया भाई ये एक्सप्रेशन इसके 8 टाइम्स के बराबर आएगा, उससे बड़ा है, या तो 8 टाइम्स के बराबर आ जाएगा या उससे भी बड़ा आएगा ना। और अगर मैं इसको कंपेयर करना तो मैं बोल सकता हूँ इससे तो बड़ा ही आएगा, एबीसी से तो बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि वो तो 8 टाइम्स से भी उसके 8 टाइम्स से भी बड़ा है या उसके बराबर है, तो एबीसी से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। ये एक्सप्रेशन ए इंटू बी इंटू सी से क्या होगा, बड़ा ही होगा। वो तो 8 टाइम्स अगर लिखा हुआ होता, ऐसा लिखा होता है ऐसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है ना, लेकिन हमने ये प्रूव किया, हमें ये इसको और इसको कंपेयर करना था, तो लगा भाई 8 टाइम्स के बराबर आ रहा है या उससे बड़ा आ रहा है, तो एबीसी से तो क्या है, ये एक्सप्रेशन ए इंटू बी इंटू सी से तो बड़ा ही आएगा, ऐसे इसको निकाल लिया। ऐसे ही D2 पे आ जाते हैं ना, D2 में वही एम एच एम लगा दो आप है ना, एम लगा दो और जीएम लगा दो, एम जीएम, वो जो एक्सप्रेशन है उसको क्रिएट करने के लिए हमने उसको ऐसे लिख लिया 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 200, इसको ऐसे लिखा। ये नंबर ऐड हो रहे हैं, ये जीबी बन रही है, नंबर कितने हैं काउंटिंग में 201, ये नंबर है काउंटिंग में 201, ये इनका अरिथमेटिक मीन है, ये बराबर होगा या बड़ा होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन क्यों लगा रहे हो भाई, क्योंकि हार्मोनिक लगा के क्या कर लेंगे हम, हार्मोनिक मीन लगा के कुछ नहीं कर सकते, इनके रेसिप्रोकल तो कहीं चाहिए नहीं अपने को। ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इनका बेस सेम है, एक्स तो सेम हो जाएगा, पावर को ऐड कर दूंगा ना, तो उस तरह से एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स के रेस्ट पावर 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स रेस्ट पावर 200, ये इनको मल्टीप्लाई, टर्म्स काउंटिंग में कितनी है 201 टर्म्स, बस इनको कैलकुलेट कर लो आप, ये इन सबका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, तो 201 से 201 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 100 आ जाएगा, और इस एक्सप्रेशन को नीचे लेके आ जाऊंगा मैं, और वो दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/201 आ जाएगी, है ना। इसको इंटरचेंज कर लेंगे, बस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आ जाएगा क्या, D5 हो गया होगा, इस पर अलग लगा देंगे, इस ब्रैकेट पर अलग लगाएंगे, उस पर और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में जो है पार्ट 2 में नहीं दिया था शायद मैंने आपको ना, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में नहीं दिया था, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8, जेई में आया हुआ सवाल है ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमें। उसमें दिया हुआ है A1 A2 A3, इसे जेई में भी आया हुआ सवाल, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये नंबर सब पॉजिटिव है और रियल है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो है फिक्स नंबर C के बराबर है, यानी इन सब का जो प्रोडक्ट है A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN, इनका जो प्रोडक्ट है वो फिक्स नंबर C कांस्टेंट है, मतलब C के बराबर है। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस A1 प्लस A2
प्लस A3 एन प्लस 2 टाइम्स ऑफ AN। मुझे इसकी मिनी वैल्यू निकालनी है ना। तो भाई एक तो मुझे नंबर हमारे पास है A1 A2, इनका प्रोडक्ट मेरे पास है, तो प्रोडक्ट अगर तो GM लगाऊंगा, और सिंस इनका सम है तो इनका अरिथमेटिक मीन लगा दूंगा ना। तो हम देख रहे हैं अब यहाँ पर ये देखें कि 2n जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली इसको हम AN नहीं लिखेंगे, इसको एक सिंगल नंबर ही काउंट करके चलेंगे। ये एक सिंगल नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, ये nth नंबर है ना, यानी इसकी काउंटिंग क्या है, n है ना। ये काउंटिंग में n ही मान रहे हैं हम, इसको AN प्लस AN नहीं लिखा हमने, क्योंकि इसको अगर मैं AN प्लस AN लिखता तो जो मल्टीप्लीकेशन आता GM, उसमें AN का स्क्वायर आता, और AN स्क्वायर को मैं प्रोडक्ट नहीं निकाल सकता। ये प्रोडक्ट मेरे पास है, इसमें AN स्क्वायर कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, तो AN को मेंटेन करें, इसको सिंगल नंबर माना हमने, ये काउंटिंग में है ना आ गए। और ये जो n नंबर है, इनका अरिथमेटिक मीन बराबर होगा या बड़ा होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जिसे ही मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू 2 टाइम्स ऑफ AN, ये ऐसा आ जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 A3 और इंटू AN, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और व्हाट दिस प्रोडक्ट इज, ये आ जाएगा C, ये हमें C दे रखा है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2C होल पावर 1 बाय n। पता हम n से क्या करेंगे, इस n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी n इंटू 2C होल पावर 1 बाय n, n इंटू 2C होल पावर 1 बाय n। इस तरह से इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 पर आते हैं अपन। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 पर, इसमें मैंने शायद कोई सवाल दे रखा है 14 हो गया होगा, सिंपली AM HM लगा देंगे ना, 14 में AM और HM अप्लाई कर देंगे, AM HM अप्लाई आ ही जाएगा ना। 15 भी मैंने दिया था आपको करने के लिए ना, 15 हो गया होगा, लेकिन मैं पहले करवा चुका आपको ना। इस तरह का सवाल हमारे एक्सरसाइज के पार्ट 1 में था, एक्सरसाइज के पार्ट 2 का D3 था, वो मैंने उस दिन भी बोला था आपको, हो गया होगा 15। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, ये काफी समय पहले दिया हुआ था मैंने सवाल एक, ये डिस्कस नहीं हुआ था शायद, लेकिन मैंने क्लास में करा रखा है इस तरह का सवाल है, जेई में भी आया हुआ है, मैंने क्लास में भी करवाया था। एक्सरसाइज 3 का जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 4, उस तरह का सवाल है, मैंने क्लास में भी करवाया था उस तरह का सवाल। तो यहाँ ये दिया हुआ है हमारे पास AK इंटू AK माइनस 1 फिर प्लस AK माइनस 1 इंटू AK माइनस 2 इजिकल 2 टाइम्स AK माइनस 2, और दिया हुआ है दिस इज वैलिड फॉर K ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे दिया हुआ है K ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो मैंने जब SP पढ़ा था ना, तो वहाँ बताया था आपको मैंने, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ हो भाई A1 A2 A3, ये 3 नंबर हमारे पास है, इसका डबल अगर इनके सम के बराबर हो तो उससे AP आ जाती है, इसका स्क्वायर इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा तो उससे GP आ जाती है। लेकिन अगर मान लो A1 A2 A3 में कोई रिलेशन दिया हुआ हो तो उससे कैसे पता लगाते हैं कि वो SP के अंदर है। तो मान लो कहीं से लिखा हो A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 इज 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A3, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू थर्ड, इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड, ऐसा लिखा हुआ हो कहीं, तो इसको देखकर हमारे पकड़ में आना चाहिए कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। मैंने लिखवाया भी था, आपको याद हो तो, ताकि वो जरूरत नहीं पड़ती, दिक्कत नहीं आती है हमें। अगर हम लिखवाएंगे कम तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा ना, हमारे इतना लिखाने के बाद भी आपको सोचना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन अगर हम कम से कम लिखाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा फिर ना। तो जितना हमें आता है उतना बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, फिर आप अपना दिमाग भी लगाएंगे और माइंड में रखेंगे उन चीज़ों का ना। ऐसा ही हमें दिया हुआ है यार। तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड, अब इसमें देखो लीस्ट कौन सा है, AK माइनस 2, एक तो AK माइनस 2 है, एक AK माइनस 1 और एक A इंटू। तो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट इंटू सेकंड, ये लिखा है फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर ये लिखा हुआ है सेकंड इंटू थर्ड, ये लिखा है सेकंड इंटू थर्ड, ये लिखा है 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड। यानी ये तीनों नंबर किसके अंदर आ गए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर आ गए। और अगर K 3 के बराबर है, 3 से बड़ा है, अगर मैं K को 3 भी लूंगा तो 3 लेने पर कितना आ जाएगा, A1 फिर A2 फिर A3, यानी जो नंबर है A1 A2 A3 A3 A4 A5, ये सब हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। और अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, AP के अंदर होगा, देयरफॉर 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, AP के अंदर आ जाएंगे। ये तो मालूम पड़ गया हमें इससे, ये तो यूज हो गया ना। पर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक सम डिफाइन कर रखा है उन्होंने ना, सम दे रखा है उन्होंने कि SP को डिफाइन कर रखा है ना, कहीं उन्होंने AP का यूज नहीं कर रखा, कहीं वो SP वर्ड यूज नहीं कर रहे, वो बस दे रखा है उन्होंने ना। अब की बार मुझे दिया हुआ है SP इज इक्वल टू सिग्मा K इज इक्वल टू 1 से लेकर K इज इक्वल टू 1 से लेकर P और 1 अपॉन A के लिखा हुआ है ना।
मतलब मैं k को 1 लिखूंगा तो 1/a1 आएगा, 1/a2 आएगा, 1/a3 आएगा, 1/ap आ जाए। और हम जानते हैं 1/a1, 1/a2 ये सब किसके अंदर आ गए, ये AP के अंदर आ गए ना। तो ये AP का सम, यानी दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट, SP इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP। बस उसके बाद कर लेंगे अब आप सवाल। और एक दिया हुआ है कि S2P अपॉन SP, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ P। तो इंडिपेंडेंट ऑफ P का मतलब मैंने जो सवाल कराया था क्लास में उसमें टर्म को डिफरेंट लिखवाया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सब डिफरेंट टर्म्स है, ऐसा कुछ नहीं है ना। फर्स्ट सम भी दे रखा है हमें, यहाँ A1 दिया है मतलब 1/A1 दे रखा है ना। अब सवाल याद आ गया होगा आपको, मैंने क्लास में भी कराया था और एक्सरसाइज 3 में भी आया हुआ है, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में भी आया हुआ है। कर लेंगे इसको वहां पर, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं अपन। होमवर्क लिख लो जो करके लाना है आपको। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। मेरे हिसाब से एक आध को सवाल बचा होगा इसमें। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी में था ना, तो सेक्शन डी शायद हम कर चुके, तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया शायद। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 पर आते हैं, सेक्शन डी में होगा, अगर इसमें भी कोई होगा तो। इसमें भी मेरे हिसाब से हम सारा कर चुके थे। पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 मैथ्स द कॉलम 1 करके लाना है आपको, MTC 1। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 मैथ्स द कॉलम 1 करना है। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 करना है इसका ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11। ये इससे सवाल कर चुके हैं हम। इट इज सेम एज एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, इट इज सेम एज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D3। ये सवाल कर चुके हैं इस तरह का। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 16 करना है ना, 16 20 करना है, 18 20 कुछ मैंने दे भी रखे हैं जो डिस्कस नहीं हुए, उनको भी डिस्कस कर लेंगे ना। ये करके लाने हैं ना। अब तक मैंने जो भी सवाल दिए ना, जब तक डिस्कस नहीं हुए उनको भी डिस्कस करेंगे कल अपन। उनके नंबर वगैरह पता होते होंगे आपको, जो डिस्कस हो जाते हैं उन पर डबल राइट लगा लिया करो ना, और जो होमवर्क में दे रखा है उस पर सिंगल राइट लगा लिया करो। ये करके लाने हैं आपको। और जो मैंने अब तक डिस्कस नहीं किया उनको भी डिस्कस करेंगे ना कल। ये करके लाने हैं। सवाल तो और भी कर सकते हैं आप, जैसे एक्सरसाइज 3 के को बचे हुए हो, चैप्टर खत्म हो गया हमारा, आपको लगता है टाइम है, इनके अलावा और भी करके रख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि करने फिर आपको ही पड़ेंगे वो।